तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीरीज़ एसी सर्किट के पूरे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डेरिवेशन की बजाय इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और कंसेप्ट की बात करेंगे ताकि आप सभी को इस चैप्टर के बारे में क्लियर कट व्यू मिले, जिससे आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। इस वीडियो में हम सीरीज़ आरएल सर्किट, सीरीज़ आरसी सर्किट, सीरीज़ आरएलसी सर्किट, रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट, हाफ पावर बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंस सर्किट, डैम्पिंग इन रेजोनेंस सर्किट, ये सभी टॉपिक कवर करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब अगर हम इस सर्किट को फेज़र डायग्राम बनाकर समझें तो कुछ इस प्रकार फेज़र डायग्राम बनेगा। इसमें इम्पीडेंस होगा √R² प्लस XL स्क्वायर के बराबर, और V और I के बीच में एक फेज़ एंगल होगा, यानी कि फाई होगा, जो कि tan इनवर्स XL/R के बराबर होगा। अब चलिए इस बात को ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि वोल्टेज की वेव पहले एंटर कर रही है और करंट की वेव फाई एंगल के गैप के बाद एंटर कर रही है, जिससे हमें पता चलता है कि वोल्टेज और करंट के बीच कुछ फेज डिफरेंस है, जिसकी वजह से वोल्टेज करंट से लीड कर रही है। अगर वोल्टेज Vm sin ओमेगा टी है तो करंट Im sin ओमेगा टी माइनस फाई होगी, क्योंकि करंट वोल्टेज से फाई के फेज डिफरेंस से लैग कर रही है। अब चलिए आरएल सर्किट के इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में बात करते हैं। अगर सर्किट में वोल्टेज V है और करंट I है तो इंस्टेंटेनियस पावर तो VI होगी, और अगर हम यहाँ पे V और I की वैल्यू लगा दें, यानी कि Vm sin ओमेगा टी V के लिए और Im sin ओमेगा टी माइनस फाई I के लिए लगा दें, तो इंस्टेंटेनियस पावर सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 1/2 Vm Im cos फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई। जैसा कि आप इस फॉर्मूले में देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले में पावर के दो पार्ट हैं। एक है कांस्टेंट पार्ट जो कि है 1/2 Vm Im cos फाई, जो कि रियल पावर में योगदान देता है, और एक है पल्सेटिंग कंपोनेंट जो कि है 1/2 Vm Im cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई, जिसकी फ्रीक्वेंसी वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी के 2 गुना होती है। इस कंपोनेंट का एक्चुअल पावर में कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है। इसीलिए एवरेज पावर कंजम्पशन किसी आरएल सर्किट में 1/2 Vm Im cos फाई के बराबर होगा, जिसे हम Vi cos फाई भी लिख सकते हैं अगर हम वोल्टेज और करंट को RMS वैल्यू की टर्म्स में लिखें तो। अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर की वेव को समझने की कोशिश करें तो जैसा कि आपको पता है कि पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है, यानी कि अगर इसमें से एक भी चीज़ निगेटिव होगी तो पावर निगेटिव हो जाएगी, और अगर वोल्टेज और करंट या दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं तो पावर पॉजिटिव बनेगी। इसीलिए जब करंट की वेव निगेटिव थी तब पावर निगेटिव हो गई, और जब करंट की वेव पॉजिटिव थी तो पावर पॉजिटिव हो गई। जब करंट की वेव और वोल्टेज की वेव दोनों नेगेटिव थी तो पावर फिर पॉजिटिव हो गई। दोस्तों अगर हम किसी कॉइल के क्यू फैक्टर के बारे में बात करें तो वो उसके पावर फैक्टर के रेसिप्रोकल के बराबर होता है, और अगर किसी कॉइल का रेजिस्टेंस उसके रिएक्टेंस से कम हो तो उसका क्यू फैक्टर ω/L/R के बराबर होगा। क्यू फैक्टर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू 2 पाई मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी डेसिपेटेड पर साइकिल।
चलिए अब आरसी सर्किट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, और इस बात को हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं। क्योंकि वोल्टेज की वेव करंट की वेव के 5 फेज डिफरेंस के बाद एंटर कर रही है, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज करंट से लैग करेगा, या कह लीजिए कि करंट वोल्टेज से लीड करेगा। किसी आरसी सर्किट में इम्पीडेंस होगा √R² प्लस XC का स्क्वायर, और फेज एंगल होगा tan phi इज इक्वल टू -XC/R। अगर हम किसी रजिस्टर के इंडक्टर और कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तो उसका वेक्टर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, और इस सर्किट के लिए इम्पीडेंस होगा Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और फेज एंगल होगा tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC/R। यहाँ पर वोल्टेज करंट से लीड करेगा या ये इंडक्टिव रिएक्टेंस XL और कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। अगर XC का मैग्नीट्यूड XL के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा तो करंट लीड करेगा वोल्टेज से, और अगर XL का मैग्नीट्यूड XC के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा तो वोल्टेज लीड करेगा करंट से। अगर हम यहाँ पर RLC सर्किट के पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर जो कि R और Z का रेशियो होता है वो होगा R/√R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। चलिए अब जल्दी से अब तक कही हमने बातों को समराइज़ कर लेते हैं। जैसे केवल अगर रेजिस्टेंस है सर्किट में तो वहाँ पर फेज एंगल कुछ भी नहीं होगा, यानी कि ज़ीरो होगा, और पावर फैक्टर यूनिटी के बराबर होगा। अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो उसमें करंट वोल्टेज से लैग करेगा 90 डिग्री से, और पावर फैक्टर 0 के बराबर होगा। प्योर कैपेसिटिव की बात करें तो करंट वोल्टेज से लीड करेगा 90 डिग्री और पावर फैक्टर हुआ 0। अगर हम RL सर्किट की बात करें तो उसमें करंट वोल्टेज से 0 से 90 डिग्री के बीच में लैग करेगा, और पावर फैक्टर होगा 0 से 1 के बीच में लैगिंग। और अगर RC सर्किट की बात करें तो उसमें करंट वोल्टेज से लीड करेगा 0 से 90 डिग्री के बीच में। अगर RLC सर्किट की बात करें तो उसमें करंट वोल्टेज से लैग भी कर सकता है और लीड भी कर सकता है 0 से 90 डिग्री के बीच में। यहाँ पर पावर फैक्टर होगा 0 से यूनिटी के बीच, और वो भी लीडिंग या लैगिंग हो सकता है। चलिए अब रेजोनेंस के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि RLC सर्किट में नेट रिएक्टेंस XL और XC का डिफरेंस के बराबर होता है। और अब अगर हम ये मान लेते हैं कि एक सीरीज़ RLC सर्किट कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 से इनफाइनाइट तक बदल सकती है। अब कोई फ्रीक्वेंसी ऐसी भी आती है जिस पर XL XC के बराबर हो जाता है, उस केस में रिएक्टेंस यानी कि X 0 हो जाता है और इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, और इस कंडीशन में सर्किट इलेक्ट्रिकली रेजोनेंस में कहलाता है। वो फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होता है और सीरीज सर्किट का नेट रिएक्टेंस 0 हो जाता है उसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो कि 1/2π√LC के बराबर है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सीरीज रेजोनेंस में Z R के बराबर होता है, यानी कि मिनिमम होता है, इसीलिए सीरीज रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम होता है। अगर इस सर्किट में रेजिस्टेंस ना हो तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट के लिए शॉर्ट सर्किट का कार्य करता है, और इसीलिए सीरीज रेजोनेंस सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट कहा जाता है, क्योंकि ये करंट को एक्सेप्ट कर लेता है। और सीरीज रेजोनेंस को वोल्टेज रेजोनेंस कहते हैं,
क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर में जो वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस होता है वो इक्वल और अपोजिट नेचर का होता है, जो कि आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, F0 = F√XC/XL। चलिए अब सीरीज रेजोनेंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि रेजोनेंस सर्किट में नेट रिएक्टेंस 0 के बराबर होता है, सर्किट इम्पीडेंस मिनिमम होता है जो कि R के बराबर होता है, और इसीलिए एडमिटेंस भी मैक्सिमम होता है। सीरीज़ करंट मैक्सिमम होता है। अब क्योंकि सीरीज़ करंट मैक्सिमम होता है इसलिए पावर डेसिपेशन भी मैक्सिमम होता है। सर्किट पावर फैक्टर एंगल 0 के बराबर होता है, इसीलिए पावर फैक्टर यानी कि cos थीटा 1 होता है। हालांकि इंडक्टिव वोल्टेज कैपेसिटिव वोल्टेज के बराबर होता है, लेकिन जो कॉइल की रेस्पेक्ट में अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वो कैपेसिटिव वोल्टेज से ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस भी उसमें शामिल हो जाता है। रेजोनेंस की कंडीशन में ω² LC 1 के बराबर होता है। अब इस सीरीज रेजोनेंस के फिनोमिना को ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी पर इम्पीडेंस लार्ज होता है, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस लार्ज होता है, और क्योंकि XL XC से ज़्यादा है इसीलिए नेट रिएक्टेंस कैपेसिटिव है और पावर फैक्टर लीडिंग है। हाई फ्रीक्वेंसी पर भी इम्पीडेंस लार्ज है, और क्योंकि XL XC से ज़्यादा है इसीलिए नेट रिएक्टेंस इंडक्टिव है और पावर फैक्टर लैगिंग है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट इम्पीडेंस मिनिमम होता है और रेजिस्टेंस के बराबर होता है, और करंट इसलिए मैक्सिमम हो जाता है। जैसा कि आप रेजोनेंस कर्व में देख सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू लार्ज रखी जाए तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल रखी जाए तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, और अगर हम रेजिस्टेंस को ज़ीरो कर दें तो मैक्सिमम करंट इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर हम रेजोनेंस सर्किट में सेलेक्टिविटी की बात करें, सेलेक्टिविटी किसी रेजोनेंस सर्किट की वो एबिलिटी होती है जिससे किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी से अलग पहचान पाएँ। अलग अलग रेजोनेंट सर्किट की सेलेक्टिविटी उसकी हाफ पावर बैंडविड्थ से कंपेयर करी जाती है। अगर किसी सर्किट की बैंडविड्थ कम है तो उस सर्किट की सेलेक्टिविटी ज़्यादा होगी। अगर हम वोल्टेज मैग्नीफिकेशन की बात करें किसी सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट में, तो आप वोल्टेज मैग्नीफिकेशन को इन फॉर्मूलेज़ की मदद से डिफ़ाइन कर सकते हैं। और किसी सीरीज़ RLC सर्किट में जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर क्वालिटी फैक्टर होता है वो होता है ω0 L/R। और अब ये फार्मूला कहाँ से आया, आप इस फार्मूले को इस डेरिवेशन की मदद से समझ सकते हैं। अगर हम किसी इंडक्टर की एनर्जी स्टोर्ड को और एनर्जी डिसिपेशन फार्मूले में रखें तो हमें ω0 L/R या 1/ω0 CR मिलेगा। चलिए अब हाफ पावर बैंडविड्थ के बारे में बात कर लेते हैं। किसी सर्किट का हाफ पावर बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसीज़ का वो बैंड होता है जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के उन दोनों पॉइंट्स के बीच होता है जिस पर करंट कम होकर 70.7% हो जाता है, या कह लीजिए 1/√2 टाइम्स हो जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि हाफ पावर बैंडविड्थ पे पावर हाफ हो जाती है। इस बात को प्रूफ करने के लिए आप इस डेरिवेशन की मदद ले सकते हैं। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि पॉइंट A और पॉइंट B हाफ पावर पॉइंट्स हैं। चलिए अब हाफ पावर बैंडविड्थ के टॉपिक की बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को
समझ लेते हैं। हाफ पावर पॉइंट्स पर करंट मैक्सिमम करंट की 1/√2 टाइम्स होती है, यानी कि 70.7% होती है, और इम्पिडेंस √2 टाइम्स आर होता है, या ये भी कह सकते हैं कि √2 टाइम्स रेजोनेंट इम्पिडेंस के बराबर होता है। हाफ पावर पॉइंट्स पर पावर हाफ के बराबर हो जाती है। सर्किट फेज एंगल थीटा = 45 के बराबर होता है। ये फेज एंगल करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल है। ये फेज एंगल पॉजिटिव होगा जब सर्किट इंडक्टिव होगा, यानी कि पॉइंट बी पर, और नेगेटिव होगा जब सर्किट कैपेसिटिव होगा, यानी कि पॉइंट ए पर। अगर हम हाफ पावर बैंडविड्थ की बात करें तो ये F2 और F1 का डिफरेंस होता है, यानी कि अपर हाफ फ्रीक्वेंसी और लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी जिस पर करंट 70% हो जाता है, उन दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होगा। हाफ पावर बैंडविड्थ को हम F0/Q0 भी लिख सकते हैं। अपर हाफ फ्रीक्वेंसी और लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी के ज्योमेट्रिक मीन अपॉन Q0 भी लिख सकते हैं, और R/2πL भी लिख सकते हैं। अगर हम हाफ पावर पॉइंट्स के पावर को रेजोनेंट पावर के रेस्पेक्ट में डेसिबल पावर के टर्म्स में लिखें तो वो -3 डेसिबल के बराबर आएगी। इसीलिए हाफ पावर पॉइंट्स को हम -3 डेसिबल पॉइंट्स भी कहते हैं। दोस्तों, चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम Q की बात करें, यानी कि क्वालिटी फैक्टर की बात करें ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज पर, तो वो फेज एंगल के टेंजेंट के बराबर होगा, यानी कि tan phi के बराबर होगा। और अगर हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर क्वालिटी फैक्टर की बात करें तो वो ω0 L/R के बराबर होगा, या 1/R √L/C के बराबर होगा। अगर हम अपर हाफ फ्रीक्वेंसी और लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी के रिलेशन को Q0 की टर्म्स में देखें तो वो रिलेशन कुछ इस प्रकार रहेगा। आप चाहें तो इन रिलेशन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर हम सीरीज रेजोनेंस की बात करें तो उसमें हायर क्वालिटी फैक्टर का मतलब केवल हायर वोल्टेज मैग्नीफिकेशन ही नहीं, बल्कि ट्यूनिंग कॉइल की हायर सेलेक्टिविटी भी होता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर क्वालिटी फैक्टर यानी कि Q फैक्टर को हम इन सभी रिलेशन से समझ सकते हैं, और आप चाहें तो इन रिलेशंस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के अलावा किसी फ्रीक्वेंसी पर सर्किट करंट की बात करें तो वो इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, और ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम रेजोनेंट पावर और ऑफ रेजोनेंट पावर, यानी कि वो पावर जहाँ पर रेजोनेंस नहीं होता है, उसके रेशो की बात करें तो वो 1/1 + Q² के बराबर होता है। और इस रिलेशन से ये पता चलता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के अलावा किसी भी फ्रीक्वेंसी पर पावर 1/1 + Q² टाइम्स घट जाती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रिलेशन में Q0 की बजाय Q का इस्तेमाल करा गया है, जो कि tan phi के बराबर है। चलिए अब रेजोनेंट सर्किट में डैम्पिंग के कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पर रेजिस्टेंस नेट रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है, और इसी रिलेशन में अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर लगा दें और फिर ओमेगा की वैल्यू निकालें तो वहाँ से ओमेगा की वैल्यू ये आएगी। और इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें अल्फ़ा R/2L के बराबर है और ω0 यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/√LC के बराबर है। यहाँ पर अल्फ़ा डैम्पिंग फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ω0 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए अब डैम्पिंग की
अलग अलग कंडीशंस के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। जब डैम्पिंग फैक्टर यानी कि अल्फ़ा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि जब आर का स्क्वायर 4L/C से ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में सर्किट ओवर डैम्प्ड हो जाता है और करंट की वेव में दो डिकेइंग एक्सपोनेंट्स दिखाई पड़ते हैं। जब अल्फ़ा यानी कि डैम्पिंग फैक्टर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, या कह लीजिए रेजिस्टेंस का स्क्वायर 4L/C के बराबर हो जाता है, तो उस कंडीशन में सर्किट क्रिटिकली डैम्प्ड कहलाता है और करंट की वेव T और डिकेइंग एक्सपोनेंट के प्रोडक्ट का रिलेशन शो करती है। जब डिकेइंग कंपोनेंट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट से कम होता है, या कह लीजिए जब रेजिस्टेंस का स्क्वायर 4L/C से कम हो जाता है, तब सर्किट अंडर डैम्प्ड हो जाता है और उसकी करंट की वेव डिकेइंग साइन रिलेशन शो करने लगती है। ये फिगर डैम्पिंग के कंसेप्ट को अच्छे से समझा रही है। इसमें ग्रीन वाली वेव ओवर डैम्पिंग को शो कर रही है, रेड वाली वेव क्रिटिकल डैम्पिंग को और ब्लू वाली वेव अंडर डैम्पिंग को शो कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अंडर डैम्पिंग के केस में साइन रिलेशन शो हो रहा है, यानी कि वेव ऑसिलेटरी है। क्रिटिकल डैम्पिंग में टाइम t और एक्सपोनेंशियल डिके का प्रोडक्ट का रिलेशन शो हो रहा है, और ओवर डैम्पिंग में दो एक्सपोनेंशियल डिकेस का रिलेशन शो हो रहा है। दोस्तों, अब तक हमने सीरीज़ एसी सर्किट के बहुत सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, रिलेशंस और रिजल्ट्स के बारे में बात करी। चलिए अब ये देख लेते हैं कि एग्ज़ाम्स में इन कॉन्सेप्ट से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट में ज़ीरो पावर फैक्टर मैक्सिमम करंट होता है, यूनिटी पावर फैक्टर मैक्सिमम करंट होता है, यूनिटी पावर मिनिमम करंट होता है, या ज़ीरो पावर फैक्टर मिनिमम करंट होता है। तो जैसा कि अब आप जानते हैं कि सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट में यूनिटी पावर फैक्टर मैक्सिमम करंट होता है, इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही है। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीरीज़ आरएलसी सर्किट में अगर रेजोनेंस 1 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर होता है, तो 1.1 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सर्किट इम्पीडेंस कैसा होगा, रेजिस्टिव, या फिर वो आर, एल और सी के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगा, कैपेसिटिव होगा या इंडक्टिव होगा। जैसा कि हमने बताया था कि सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट में सर्किट इम्पीडेंस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले कैपेसिटिव होता है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद इंडक्टिव होता है। इसीलिए 1.1 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, जो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद की फ्रीक्वेंसी है, उस पर सर्किट इम्पीडेंस इंडक्टिव होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रिलेशन ऐसा है जिसमें आर, एल और सी का इस्तेमाल करके बैंडविड्थ का सही रिलेशन दिया है। जो हमने आपको क्यू नॉट का रिलेशन बताया था, उसमें से आप बैंडविड्थ का फॉर्मूला बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि R/L बैंडविड्थ को शो कर रहा है, इसीलिए बी ऑप्शन सही है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि सीरीज रेजोनेंस में इम्प्रेस्ड वोल्टेज के बराबर होती है, रेजिस्टिव ड्रॉप के बराबर, कैपेसिटिव ड्रॉप के बराबर, इंडक्टिव ड्रॉप के बराबर, या रेजिस्टिव ड्रॉप से ज़्यादा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सीरीज़ रेजोनेंस में इंडक्टिव वोल्टेज और कैपेसिटिव वोल्टेज इक्वल और अपोजिट होने के कारण आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, जिसकी वजह से केवल रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप ही बचता है, इसीलिए ए ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि किसी सीरीज़ आरएलसी सर्किट में रेजिस्टेंस 2 किलो ओम के बराबर है, इंडक्टेंस 1 हेनरी के बराबर है और कैपेसिटेंस 1/400 माइक्रोफैरड के बराबर है,
तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? जैसा कि हमने आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताया था कि वो 1/2 पाई अंडर रूट एल सी के बराबर होता है। इसीलिए इस फॉर्मूले को लगाने के बाद इसका आंसर आएगा 1/पाई इंटू 10⁴ हर्ट्ज़। अगले क्वेश्चन में दिया है कि अगर किसी सीरीज आरएलसी सर्किट की रेजोनेंस 1 हर्ट्ज़ है और क्वालिटी फैक्टर 100 है और उसमें अगर आर एल और सी की वैल्यू डबल कर दी जाए तो उसका नया क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? जैसा कि हमने आपको क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले को बताया था कि वो 1/r अंडर रूट L/c के बराबर होता है। पर L, R और C को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू हाफ हो जाएगी, यानी कि अगर हमारा क्वालिटी फैक्टर पहले 100 था तो अब 50 रह जाएगा। इसलिए बी ऑप्शन सही है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है कि किसी आरएल सीरीज सर्किट में इंस्टेंटेनियस पावर कि हर साइकिल में नेगेटिव 2 बार आते हैं, 0 4 बार आते हैं, 0 2 बार आते हैं, नेगेटिव 1 बार आता है, नेगेटिव 4 बार आते हैं, 0 2 बार आते हैं, या नेगेटिव 2 बार आते हैं और 0 1 बार आता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर की कंप्लीट साइकिल में नेगेटिव 2 बार और 0 4 बार आते हैं। इसीलिए ऑप्शन ए सही है। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि ट्रांजिएंट करंट आरएलसी सर्किट में ऑसिलेटरी कब होता है? जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब रेजिस्टेंस के स्क्वायर की वैल्यू 4L/C से कम हो जाती है तब सर्किट अंडर डैम्प्ड हो जाता है और फिर वो साइन वेव या कह लीजिए ऑसिलेटरी वेव्स जनरेट करने लगता है। अगर हम आर स्क्वायर के स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाएं तो हमें आर की वैल्यू 2√L/C के बराबर मिलेगी। इसीलिए जब आर 2√L/C से कम हो जाएगा तब ट्रांजिएंट करंट ऑसिलेटरी हो जाएगी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट में हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पर इम्पीडेंस क्या होता है? जैसा कि हमने आपको बताया था कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पर इम्पीडेंस √2R के बराबर हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन सी सही है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है कि किसी आरएलसी सीरीज सर्किट में आर की वैल्यू 10 ओम है, एल की वैल्यू 2 हेनरी है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए ताकि वो सर्किट क्रिटिकली डैम्प्ड हो सके? जैसा कि हमने आपको बताया था कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4LC होने पर सर्किट क्रिटिकली डैम्प्ड हो जाता है। यहाँ से सी की वैल्यू निकालने पर हमें सी की वैल्यू 0.08 फैरेड मिलेगी। इसीलिए ऑप्शन ए सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।